नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला जबलपुर। जबलपुर के माढ़ो ताल थाने के पास एक झुरझुरु पुल है। वहां पर एक बोलेरो गाड़ी की फ्रंट सीट पर 28 वर्ष की एक महिला, जिसका नाम रेशमा चौधरी था, जो 6 महीने की गर्भवती भी थी, उसका शव फ्रंट सीट पर पड़ा हुआ था। उसके पति शुभम ने रात में 10 साढ़े 10 बजे थाने पर आकर यह बताया कि भोला नगर के पास ब्रिज के नीचे 4-5 बदमाशों ने उसकी गाड़ी को रोक लिया, पत्नी को दुपट्टे से गला कस के मेरे सामने ही मार दिया और फिर मेरे सर पर एक भारी पत्थर फेंक दिया और मैं वहीं 20 मिनट तक बेहोश रहा। उठकर देखा तो मेरी पत्नी की जान जा चुकी थी, मेरी पत्नी मृत हो गई थी। मैं वहां से भाग कर आया और अपनी ससुराल पहुंचा, मदर टेरेसा, और वहां पर आकर मैंने अपनी पूरी बात बताई। मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर फौरन थाने पर आए और थाने पर मैं ये सूचना दे रहा हूं। पुलिस, महिला की हत्या का मामला था। पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची। महिला की लाश वहीं फ्रंट सीट पर पड़ी हुई थी और आसपास वहां कोई इस तरह के निशान पुलिस को नहीं मिले जिससे ये लगे कि 4 या 5 लोग वहां पर पहले से मौजूद रहे हों, क्योंकि 4-5 लोगों के पुल के नीचे से ऊपर आने जाने और इस तरह का झगड़ा करने के फुटप्रिंट कम से कम पता लग जाते हैं। घटना तुरंत की बताई गई थी कि आधे घंटे या 1 घंटे पहले की घटना है। बहरहाल पुलिस ने उसकी बात पर पूरा यकीन करके सारी टीम्स को, एफएसएल की टीम को और बाकी सब चीज़ों को बुलवा लिया। बुलवाने के बाद घटनास्थल में पूरी क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया कि 5 लोग किस तरह से आए होंगे, जिस तरफ से उसने बताया। पुलिस ने फिर कई बार उससे बातचीत भी की, उसका बयान भी लेने की कोशिश की। शुरू में उसने ये बता दिया था कि वो 20 मिनट तक करीब बेहोश रहा। 20 मिनट बाद वो होश में आया, तब उसने पत्नी की तरफ देखा तो हिला डुला कर देखा तो पता लगा उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद फिर बातचीत में कि भाई कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, उन्होंने कहा साहब ऐसा किया, 2 दाहिनी तरफ भागे, 1 बाईं तरफ भागा और काहे से थे ये मुझे पता नहीं, मोटरसाइकिल की आवाज़ भी नहीं आई। वो सड़क पर ही भागे कि नीचे पुल गए। पहले उसने कहा नहीं सब पुल की तरफ चले गए, संभवतः गाड़ी वहाँ थी। फिर उसने ये कहा कि नहीं साहब ये मैं देख नहीं पाया कि वो किधर गए क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। पुलिस को उसके बयानों के अंतर के कारण उस पर ही शक होने लगा। रिक्रिएशन के बाद भी पुलिस जब क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही थी तो उसने जो कुछ भी अपने बयान में या जो कुछ भी उसने अपने एफआईआर में जिस तरह से घटना का जिक्र किया था, उसके भी होने की संभावना बहुत कम प्रतीत होने लगी। इसी बीच पुलिस को मृतका यानी रेशमा चौधरी की बहन ने ये बताया कि साहब ये जो शुभम है, इसका पति, इसका व्यवहार अच्छा नहीं था और ये अपनी किसी पुरानी प्रेमिका, जिसका उसका प्रेम संबंध बहुत शादी के बहुत पहले से चल रहा था, ये उसके साथ ही इसके संबंध थे, जिसका एतराज मेरी बहन ने बार बार किया था। और 6 महीने पहले ही, ठीक 6 महीने पहले, वो 2023 के दशहरे पर इसकी काफ़ी मारपीट जब उसने की थी तो मेरी बहन अकेले ही थाने पर गई थी और थाने पर उसने इस बात की शिकायत की थी
कि अपनी प्रेमिका के चक्कर में ये मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरी बहन ने उस प्रेमिका का नाम और नंबर जो अपने पति यानी शुभम के मोबाइल से उसने नोट किया था उसके बारे में भी पूरी बात बताई। रेशमा को थाने पर रोक के प्रभारी निरीक्षक ने दोनों को, उसके पति और उसकी प्रेमिका दोनों को बुलवाया। मेरी बहन रेशमा मौजूद थी। उनके सामने बातचीत करनी शुरू की। महिला कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर भी मौजूद थी। बातचीत करते करते ये पता लगा कि ये सही था कि वो अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता था। किसी एक सवाल के अटपटे जवाब पर उसे 4-6 थप्पड़ थानेदार ने रसीद कर दिए। इससे वो, जैसे वो कहते हैं ना, कि बिल्कुल बिलबिला गया और उसके बाद तंबीह की, उसको चेतावनी दी पुलिस ने कि आइंदा से कोई दुर्व्यवहार तुमने अगर अपनी पत्नी के साथ किया तो ठीक नहीं होगा, हम तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बातचीत से अब स्पष्ट हो गया है कि सारी गलती तुम्हारी तरफ से है और अगर तुम्हें अपनी प्रेमिका से शादी ही करनी है तो फिर इससे तलाक ले लो, मुक्त हो जाओ, ये अपने घर चली जाए, तुम उसके साथ शादी कर लो। अनावश्यक किसी लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। बहन की ये बात बताते ही थाने पर रिकॉर्ड देखे गए तो ये पता लगा कि हाँ, ये सब वहां पर आए थे। तत्समय के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने भी बताया कि ऐसा हुआ था। पुलिस का शक और गहरा गया। शुभम को थाने पर लाया गया। शुभम से उस घटना की तस्दीक की गई कि दशहरा 2023 में वो किन कारणों से उसकी पत्नी थाने पर गई थी। फिर वही दाएं बाएं की बातें शुभम बताने लगा। पुलिस फिर अपने पर आ गई। फिर सारी बात क्लियर हो गई। बात इस तरह हुई कि शुभम का कजरवारा के ही रहने वाली एक युवती से प्रेम संबंध था। हर तरह के संबंध थे और 10 साल से ये प्रेम संबंध थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले शादी के लिए किसी कीमत पर राजी नहीं हो रहे थे और ये देखकर कि वो मान नहीं रहा है और 10 साल हो गया पीछा कर रहा है, घर वालों ने घेर घार के लड़की की शादी कर दी। और इधर इसके घर वालों ने भी घेर घार की इसकी रेशमा चौधरी से शादी कर दी। एक बच्चा भी इनके हो गया। दूसरा बच्चा पेट में था, 6 महीने की गर्भवती थी। जब वो नई नई शादी होके शुभम के यहां रेशमा आई तो 10-15 दिन में ही उसे पता लग गया कि वो किसी से चोरी छिपे चैट करता है। नई लड़की थी, अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती है। उसने चोरी छिपे ये देखना शुरू किया और धीरे धीरे पूरी चैट उसको मिल गई। चैट मिलने के बाद उसने कन्फ्रंट कराया पति शुभम को कि ये अब शादी हो गई है, अब तुम ये क्यों बात करते हो, किससे बात करते हो। उसने साफ साफ कहा कि देखो, मैं शादी तो उसी से करना चाहता था, तुमसे तो मेरी शादी जबरदस्ती हुई है। मेरा संबंध, मेरा मन, मेरा दिल, मेरा ध्यान हमेशा उसी की तरफ रहता है। तुम इस बीच में पड़ोगी, तुम्हारा नुकसान होगा। तो उसने कहा ठीक है, आप मुझे मुक्त कर दीजिए, ये बात अपने पेरेंट्स को बताइए, मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ और हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हम लोग अलग अलग रहेंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, आपकी जो मर्जी हो वो करिए। इस पर उसने कहा कि नहीं, ये अभी संभव नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स से ये बात नहीं कह पाऊंगा और तुमसे भी यही कहूंगा कि तुम अपने पेरेंट्स से ये बात मत करो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन फिर धीरे धीरे रेशमा चौधरी ने ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसने भी, जैसे होता है ना, कुछ लोग अड़ियल होते हैं, उसने भी ये शुरू किया कि वो उसके यानी अपनी पत्नी के सामने ही अपनी उस प्रेमिका से बात करनी शुरू की। बात बहुत आगे निकल गई और बात वहां खत्म हुई जब थाने पर उसकी प्रेमिका के सामने उसकी पत्नी की शिकायत पर उसे महिला और पुरुष दोनों सब इंस्पेक्टर्स ने
उसकी गलती को पकड़ते हुए 4-6 थप्पड़ रसीद कर दिए। उसने बताया कि साहब ये 4 थप्पड़ मेरे सीने में 4 गोलियों की तरह लगे, क्योंकि मेरी प्रेमिका के सामने मेरी पत्नी ने मुझे बेइज्जत किया। मैंने उसी दिन ये तय कर लिया कि हम इसे मारेंगे, पुलिस की जो मर्जी हो वो करे, क्योंकि मैं इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने फौरन रांझी थाने के मोहनिया के रहने वाले शिब्बू चौधरी, जो उसका दोस्त था लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, कभी कभार मजदूरों का मेट या मुंशी जो होता है उसका काम करने लगा था, और दोस्ती के नाते वो कई बार शुभम से पैसे की डिमांड कर चुका था। शुभम को लगा इसे पैसे की ज़रूरत है, मैं जो कहूँगा वो मान लेगा। उसने शिब्बू से पूरी बात बताई। उसने कहा तुम्हें मेरा काम करना होगा और ये काम तुम कर लो, तुम जितना पैसा मांग रहे हो उतना पैसा हम तुम्हें देंगे। शिब्बू ने छूटते ही कहा 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। शुभम ने कहा नहीं, अभी 1 लाख रुपए लायक काम नहीं है, तुमको मैं 60,000 रुपए नगद बतौर पेशगी तुरंत दे रहा हूं, लेकिन बहुत समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, 10-15 दिन में ही मुझे ये काम करके दे दो। अब मैं आजिज़ आ गया हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मेरी जो प्रेमिका है या जिससे मेरा प्रेम संबंध है, जिससे मेरे दिल का लगाव है, उसने मुझसे मेरी इस बेइज्जती के कारण बात भी करनी बंद कर दी है। शिब्बू ने 60,000 रुपए लिए और अपने 2 दोस्त अनुराग और प्रहलाद को भी इसमें शामिल किया। अनुराग, प्रहलाद, शिब्बू और शुभम, इन चारों ने मिल बैठ कर बात किया कि कभी किसी कारण से अकेले अगर इसको कहीं ले जाना हुआ तो उसके लिए तुम लोग तैयार हो जाना। इसी बीच में रेशमा 3-4 दिन से अपनी बड़ी बहन के यहाँ जाने की जिद कर रही थी। फौरन शुभम ने अपने दोस्त शिब्बू, प्रहलाद और अनुराग को ये कम्युनिकेट किया कि मैं किसी भी दिन इसको यहाँ से इसकी बहन के यहाँ लेकर बोलेरो गाड़ी से निकलूंगा। पहले यह तय हुआ 3 मई 2024 को कि इसको एक बार देख लिया जाए कैसे कैसे किया जाएगा, ऐसा न हो हड़बड़ी में कोई दिक्कत हो जाए, कोई चूक हो जाए और हम पकड़े जाएं। इसीलिए वारदात के एक दिन पहले 3 मई को शुभम तीनों के साथ रांझी से मोहनिया झुरझुरू होते हुए रिछाई बाईपास और फिर कृषि उपज मंडी के पास शमशान घाट पर पहुंच गए। वहीं सब लोगों ने बैठकर बात की और यह तय किया कि भोला नगर के पास वो जो झुरझुरू पुल है उसी पर इस वारदात को हम लोग अंजाम देंगे। तुम 1 सेकंड के लिए किसी भी बहाने से इस पुल के पास गाड़ी रोक देना, पेशाब करने के बहाने ही रोक देना, हम लोग वहीं रहेंगे, सब लोग आ जाएंगे, काम तमाम उसका कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। तुम पुलिस को जाकर बता देना कि बदमाशों ने ये कार्रवाई की है। तय हो गया कि कहाँ पर लूट दिखानी है, हत्या दिखानी है, कहाँ से चढ़ना है, गाड़ी को कहाँ रोकना है, कहाँ वारदात को अंजाम देने के बाद कहाँ निकलना है। 4 तारीख को उसने फ़ोन किया कि शाम को मैं अपनी पत्नी को लेकर उसकी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, और 4 मई को उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दे दिया। इसके बाद शव लेकर करीब 20 किलोमीटर तक वो लोग घूमे सिर्फ इसलिए ये तय करने के लिए या ये जानने के लिए कि रेशमा मरी कि नहीं मरी। किसी को शक न हो इसके लिए पीछे वाली सीट पर शव को बीच में बिठा दिया। एक तरफ शिब्बू था, दूसरी तरफ अनुराग बैठा था। शुभम गाड़ी को चला रहा था, प्रहलाद बच्चे को संभाले था। मौत की पुष्टि के लिए कि मरी कि नहीं मरी, शुभम गाड़ी को इधर उधर घुमाता रहा। जब उनको यकीन हो गया कि रेशमा मर चुकी है तो प्लान के मुताबिक बोलेरो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और फिर अनुराग ने एक पत्थर शुभम के सिर पर भी मार दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया, उसके कपड़ों में तमाम ब्लड निकल गया। फिर तीनों आरोपी ऑटो से वहां से निकल गए जैसा कि पहले से प्लान था। शुभम तुरंत ससुराल मदर टेरेसा आ गया
और ये झूठी कहानी बता दी। पुलिस को भी प्राइमा फेसी इस कहानी पर यकीन होने लगा था, लेकिन तमाम जितने भी, जैसे वहां मौके के आसपास किसी ने भी इस लूट के बारे में बताया नहीं। कोई सीसीटीवी में इस तरह से किसी सवारी से 3 बदमाश आते जाते दिखाई नहीं दिए। सिर्फ यही गाड़ी दिखाई दी और फिर उसके बाद इस गाड़ी को छोड़कर वो पैदल वहां से फिर आगे चल के ऑटो से अपने ससुराल पहुंचता हुआ दिखाई दिया। फिर सीन का रिक्रिएशन किया गया। सीन के रिक्रिएशन में पतानगर थाना पुलिस के साथ माढ़ोताल के प्रभारी विपिन ताम्रकार ये भी वहाँ पहुँचे। उसके बाद फिर जब ये शुभम ने अपनी स्वीकारोक्ति, अपने अपराध की स्वीकारोक्ति कर ली कि हाँ मैंने ये किया है, तो इसके साथ के बाकी तीनों अपराधियों को भी पकड़ा गया। शिब्बू चौधरी को पकड़ा गया, अनुराग और प्रहलाद को भी पकड़ लिया गया। साथ में ये सारी बात जो बताई थी शुभम, वो भी पकड़ा गया। इन तीनों को पकड़ा गया। इन्हें फिर से रिक्रिएशन हो चुका था, उसके बाद फिर उसी जगह पर ले गए जहां पर इन लोगों ने हत्या की थी। फिर इन लोगों के बताए अनुसार रिक्रिएशन में जो चीज आई थी एकदम भिन्न पाई गई। पुलिस के पास मतलब शंका करने की कोई वजह नहीं थी कि इन्हीं लोगों ने रेशमा चौधरी की हत्या की है, इसके पति के कहने पे। फिर जब तय हो गया और फिर एक एक करके जब तीनों से अलग अलग अच्छी खातिरदारी के बाद पूछताछ की गई, तो सब ने अलग अलग वही बात बता दी। और जब उनको जोड़ा गया तो फिर वो बात बिल्कुल सही थी। एक दिन पहले रैकी करना, मीटिंग करना, 60,000 रुपये मिलना, उनमें से 20-20 हज़ार रुपये बाकी तीनों को मिल जाना, यानी 60,000 उसने बांट दिए, बाकी के 40,000 घटना के बाद शिब्बू चौधरी को मिल गए थे जो उसने शुभम ने दिए थे। पैसे की रिकवरी हुई, गाड़ी तो थी ही थी, बाकी सब जो जितनी बातें बताई गई थी सब सीडीआर से भी तस्दीक हो गई। घटना के दिन ये मोबाइल लेके नहीं गए थे कि सीडीआर से तस्दीक हो, लेकिन एक दिन पहले जब रिहर्सल करने गए थे तो एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पर उनकी लोकेशन मिली जहां से ये गाड़ी गई थी। और वहीं पर खड़ी हुई गाड़ी, जहां पर बोलेरो गाड़ी खड़ी करके वहां उसकी हत्या करके गाड़ी के शीशों में तोड़-फोड़ करके उसको लूट का रूप दिया गया था। पुलिस ने फिर इन सबको गिरफ्तार किया और जब मंगलवार की दोपहर माढ़ोताल के थाने से चारों आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा था, उसी समय मृतक का परिवार भी वहां पहुंच गया। आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। रेशमा की बड़ी बहन सीमा, जिसके यहाँ वो उस दिन जा रही थी, उसने शुभम को देखते ही अपना आपा खो दिया। पुलिस के सामने ही उसने आरोपी का गला दबाने की कोशिश की। पुलिस जो मौजूद थी उसने आरोपी को उससे अलग किया। रेशमा की बहन ने रोते हुए कहा कि जैसे तड़पा तड़पा के मेरी बहन की हत्या की है, वैसे ही इन्हें भी तड़पा तड़पा कर मारा जाना चाहिए। इन जल्लादों को बहन पर रहम भी नहीं आया। इसी की औलाद उसकी कोख में पल रही थी। 6 महीने का वो बच्चा हो गया था, लेकिन फिर भी इसे रहम नहीं आया। जरूर उसने उस बच्चे की दुहाई दी होगी मेरी बहन ने, लेकिन फिर भी ये नहीं माना। सिर्फ एक दूसरी युवती के चक्कर में, जिसकी भी शादी हो चुकी थी, उसने इतना बड़ा पाप किया है। आज की घटना देखिए, जब शादी हो गई, रेशमा ने अपने पति की दूसरी महिला से चैटिंग देख ली, उसको कन्फ्रंट किया, उससे पूछा कौन है, उसने बता भी दिया कि फलां है। उसके बाद उसने ये भी कहा कि देखो मैं प्रेम उसी से करता हूँ, शादी तो ज़बरदस्ती मेरे घर वालों ने तुमसे कर दी है, लिहाजा तुम इस बीच में मत पड़ो। मेरा अभी भी उससे उतना ही संबंध है जितना पहले था। और फिर जैसे वो कहते हैं ना, ढीठ हो गया वो। पहले तो चोरी चोरी कॉल आती थी, बाहर जाके बात करता था, जब वो बाहर रहता था तब बात करता था, जाने कब कब क्या क्या, कौन सी कॉल, वीडियो कॉल, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप कॉल, कौन सी कॉल करता था। लेकिन जब बार बार पत्नी ने इसे टोका टाकी की तो ढीठ हो गया और वो अपनी पत्नी के सामने ही अपनी प्रेमिका से बात करता रहा। कोशिश की लड़की के घर वालों ने भी
कि इसको समझाया जाए। एक बार तो वो अपनी बड़ी बहन के घर आ गई थी और करीब 1 महीने बाद तक वहीं रही। बाद में शुभम के पिता गोपाल चौधरी ने बेटे और बहू दोनों को समझाया और बहू से कहा कि अब ये ऐसी गलती नहीं करेगा, तुम मेरे कहने पे घर चलो। और उसके बाद रेशमा फिर घर आ गई थी। और जिस दिन पुलिस ने इसको थप्पड़ मारे थे थाने पर, उसी दिन शाम को आकर इसने बहुत मारपीट की थी रेशमा के साथ और ये कहा था कि तुमने हमारी बड़ी बेइज्जती की है उस लड़की या उस महिला के सामने, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी घर वालों ने सब यही सोच के कि नहीं नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें सब सुधर जाएंगी, होता है कभी कभी ऐसा, और तुम यहीं पे रहो, ये कह के उसे रोक लिया। घटना ने उस समय और खराब मोड़ ले लिया जब रोज रोज की मारपीट से तंग आकर रेशमा ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने शिकायत को एंटरटेन किया, उसके पति शुभम और उसकी प्रेमिका दोनों को बुलाया। बातचीत में पुलिस ये बिल्कुल कंफर्म हो गई कि सारी गलती शुभम ने कर रखी है। शादी की ये बात बताई नहीं। पत्नी को जब पता लगी तो वही थिथरपन जिसे कहते हैं, थिथरई करने लगा और उसके सामने ही अपनी प्रेमिका से बात करने लगा। इस बात को सुनकर नाराज सब इंस्पेक्टर ने उसको थप्पड़ जड़ दिए। बस उस थप्पड़ का जड़ना या थप्पड़ का पड़ना, उसका कहना था कि वैसे चाहे मुझे लाठी से मार लेता लेकिन कोई बात नहीं थी, हमारी प्रेमिका के सामने ही मुझे थप्पड़ से मारकर मुझे बेइज्जत कराया गया, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इतना सब होने के बावजूद भी दोनों परिवार के बड़े बुजुर्गों ने इस बात पर जोर दिया, हाथ पैर जोड़े कि नहीं तुम कहीं मत जाओ, हमारी बदनामी होगी, तुम मेरे घर में यानी ससुराल में ही रहो। इससे बड़ी मूर्खता और कोई हो नहीं सकती थी। उसी समय जब ये तय हो गया कि इसको उसी महिला से अभी भी प्यार है या उसी से अभी भी ये उससे अलग नहीं हो पा रहा है, रेशमा को अपना रास्ता बदल लेना चाहिए था, अलग कर लेना चाहिए था अपने को। इसमें फिर बार बार समझाने का कोई मतलब नहीं है। जहां कहीं भी इस तरह की स्थिति होती है कि पति पत्नी के बीच इतना विवाद हो जाता है जिसके साक्ष्य, चाहे पति की तरफ से चाहे पत्नी की तरफ से, जिसके साक्ष्य भी मौजूद हों और फिर कोई सुधरने का नाम न ले रहा हो, उसमें ढिठाई करने लगे, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, ऐसे में फौरन अपना रास्ता अलग कर लेना चाहिए। इस तरह के मामलों में समझाने बुझाने का कोई मतलब नहीं है। ये बार बार कहने का कि चलो कोई बात नहीं, समय के साथ सुधर जाएगा, थोड़ा समय बीत जाने दो सुधर जाएगा, एक बच्चा हो गया है नहीं सुधरा, दूसरा हो जाएगा तो बिल्कुल सुधर जाएगा, ये सब कहने सुनने की बातें होती हैं। कोई सुधार इस तरह के संबंधों में कभी देखा नहीं गया है। इसलिए अगर आप अलग रास्ता नहीं अपनाते हैं तो आखिरकार इस महिला की जान चली गई। और मैं तो कहता हूं वो सभी लोग दोषी हैं, दोनों परिवार के, जो ये जानने के बाद भी कि एक महिला के चक्कर में उनकी लड़की या उनकी बहू का उत्पीड़न किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, बेइज्जत घर में किया जा रहा है, फिर भी वो इस बात की जिद करते रहे कि नहीं 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 तुम यहीं रहो, नहीं नहीं मायके मत जाना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। ये सारे लोग जबरदस्ती, जैसे वो कहते हैं ना कि ईंट के भट्ठे के पास गर्मी लग रही थी उसको, लेकिन फिर भी वो उसी ईंट के भट्ठे में ढकेल दिया, उसी ईंट के भट्ठे पर रहने की बात की, उसी में झुलसा दिया, उसी में जला दिया। तो दोषी वो लोग भी हुए जो बार बार उसको ये समझाने की कोशिश करते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, तुम रहो यहीं पर, कतई मत जाओ, मायके तो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए जब आपकी ये समझ में आ जाए कि सुधरना नामुमकिन है, बार बार गलती पकड़ने के बाद भी गलती की जाए, किसी की हो, लड़की की लड़के की, तो किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। आप उसी समय डिसाइड कर लीजिए कि हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग, वरना यही होगा, उन दोनों में से किसी एक की जान जरूर जाएगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।